ट्रेनीज। आज मैं फिर से एक बार इवैल्यूएशन की नई जो टेक्निक है, नई विधि मूल्यांकन की, कला में मूल्यांकन की, उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व हमने 5 विधियाँ पढ़ ली हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप इसको ध्यान से सुनेंगे और पेन पेपर लेकर आप नोट भी कर सकते हैं। तो योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ हर तरफ विज्ञान का बोलबाला है, विद्यार्थी को नित्य नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उपयुक्त शिक्षण जो विधि है वो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मददगार होती है, मददगार सिद्ध हो सकती है। मुदालियर कमीशन ने भी कहा था कि सर्वोत्तम पाठ्यक्रम भी मृत तुल्य है यदि उसमें उचित शिक्षण पद्धति तथा शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। That is, even the best curriculum is as good as dead if it does not have provision for appropriate instructional method and teachers. इसलिए इन विधियों का चुनाव करते समय कुछ सिद्धांत जिनको ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन से हैं? पहला सिद्धांत, प्रयोजन अथवा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसमें पैट्रिक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि बच्चे सप्रयोजन क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं, मतलब खुद से जो प्लानिंग करते हैं उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, खुद से काम करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को चुनने पर बल दिया जाता है जिनको बच्चे जो हैं वो उनका कोई अपना प्रयोजन भी सिद्ध होता हो, किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती हो, और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की ओर बच्चे स्वाभाविक रूप से ही आकर्षित होते हैं और बड़ी ही रुचि और लगन उसमें दिखाते हैं। नेक्स्ट, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। मनोवैज्ञानिकों ने हमें इस सत्य से अवगत कराया है कि लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस सबसे प्रभावशाली और स्थायी जो सीखना है, वहाँ से सीख मिलती है। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान प्राप्त करने की आधार होती हैं, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया में बच्चे जितनी अधिक कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां तथा बुद्धि जो है क्रियाशील होगी, उतना ही उसके ऊपर अधिक प्रभाव पड़ेगा और जल्दी से वो सीख पाएगा। नेक्स्ट, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। व्यवहारिकतावादी किसी आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास नहीं करते, वे तो इस वास्तविक जीवन के बारे में विचार रखते हैं कि वो भौतिक हो, अतः वे किसी भी क्रिया को करने की अनुमति जो है वो नहीं देते हैं जिसका इस भौतिक संसार की वास्तविकता से संबंध ना हो। तो प्रोजेक्ट प्रणाली में बच्चों के जीवन से संबंधित प्रोजेक्ट चुने जाते हैं। उनको पूरा करते समय ऐसा लगता हो कि बच्चे अपने वास्तविक जीवन की क्रियाएं ही कर रहे हैं, तो इसी चीज़ पर जो है वो बल दिया जाता है। नेक्स्ट है सह संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। किलपैट्रिक इस मनोवैज्ञानिक सत्य को स्वीकार करते हैं कि ज्ञान अपने आप में पूर्ण इकाई है, अतः वह समस्त विषयों के ज्ञान एवं क्रियाओं के प्रशिक्षण को एक इकाई के रूप में देने का विधान करते हैं। कौन? किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट प्रणाली में किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में अनेक विषयों का ज्ञान जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। बच्चे स्वभाव से ही स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट जब भी उनको दिया जाता है, उनको मैक्सिमम टीचर की यही कोशिश रहती है कि उनको फ्री छोड़ा जाए, जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत हो वहीं पे गाइडेंस देनी है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता भी बच्चे की पूरी बनाई रखनी पड़ती है। इस पर जो प्रोजेक्ट प्रणाली है, इसमें बच्चे को अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है वो स्वतंत्र छोड़ा जाता है और उनकी पूरी स्वतंत्रता बनी रहती है। नेक्स्ट, सामाजिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। किलपैट्रिक इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि बच्चे का किसी प्रकार का भी विकास उसके उचित सामाजिक पर्यावरण में ही संभव है, और सामाजिक पर्यावरण को उचित बनाने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी में ही सामाजिक गुणों का विकास करना होता है। उसी की आवश्यकता है। कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिकों में सामाजिक भावना का विकास नहीं होता है। तो इसलिए इस योजना में सामूहिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है, मिलजुल कर कार्य करने को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके कुछ डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय W.H. किलपैट्रिक,
उन्होंने 1919 में ये परिभाषा दी थी कि योजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। और 1921 में इस योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि योजना स्वदेशीय अनुभव की कोई इकाई, स्वदेशीय क्रिया का कोई उदाहरण, जहां पर आधिपत्य रखने वाला प्रयोजन एक अंतर्निहित प्रकृति के रूप में क्या करे, कार्य के उद्देश्य को निर्धारित करता है, और दूसरा उसकी क्रिया का निर्देशन करता है, डायरेक्शन देता है, और आंतरिक प्रेरणा देता है, उसको रीइंफोर्समेंट भी देता है, उसको प्रोत्साहित करता है। और जे स्टीवेंसन के अनुसार योजना एक समस्यात्मक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थितियों में पूरा किया जाता है। और बालार्ड के अनुसार योजना वास्तविक जीवन का एक भाग है जिसे स्कूल में लाया जाता है। क्या बोला कि योजना वास्तविक जीवन का एक भाग है जिसे स्कूल में लाया जाता है। इस प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज बीन इम्पोर्टेड इनटू द स्कूल, ये बालार्ड ने बोला। तो इन सभी जो परिभाषाएं हैं इनकी विवेचना करते हुए ये हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट में जो है, प्रोजेक्ट मेथड में निम्न जो विशेषताएं हैं वो होती हैं। वो कौन कौन सी? योजना में एक स्वदेशीय क्रिया निहित रहती है। दूसरा, ये अच्छी योजना केवल मात्र कक्षाध्यापन ही नहीं है, इसे सामाजिक वातावरण में संपादित किया जाता है और वास्तविक परिवेश में यह पूर्ण होती है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित होती है, अपनी जो हमारी रियल लाइफ है उससे रिलेटेड होती है, व्यवहारिक होती है, प्रैक्टिकल होती है। योजना महत्वशाली और शैक्षिक गुणों वाली होनी चाहिए, उसके कुछ इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उसके कुछ एजुकेशन वैल्यूज़ होनी चाहिए, और छात्रों की योग्यता और क्षमता के अनुरूप एवं उनके पूर्वानुभवों पर आधारित होनी चाहिए। उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी टू लर्न द थिंग्स, और उनकी जो पूर्व निर्धारित जो नॉलेज है, अनुभव है, उन पर आधारित होनी चाहिए। संबंधित सामग्री जो है वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और योजनाओं का वर्गीकरण, योजनाएं दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। प्रथम, व्यक्तिगत बनाम सामूहिक, दूसरा सरल बनाम बहुमुखी। व्यक्तिगत जो प्रथम वर्गीकरण है, व्यक्तिगत बनाम सामूहिक, ये दो प्रकार की होती है, जैसे व्यक्तिगत और दूसरी सामूहिक। व्यक्तिगत मतलब छात्र अपना कार्य स्वयं करता है, जैसे किसी छात्र को बोल दिया कि ज़मीन पर आप मानचित्र बनाइए, और सामूहिक सभी को बोल दिया इकट्ठे ही कार्य करिए और इसको ढंग से डेकोरेट कीजिए, या गत्ते या मिट्टी लकड़ी का सामान लेकर कोई जो एड तैयार कीजिए, या कोई मॉडल तैयार कीजिए, या किसी स्थान की यात्रा पर जब हम ले जाते हैं तो समूह में बच्चों को ले जाते हैं, उनको सब चीज़ें नोट करने को कहते हैं। तो वो सामूहिक जो वर्गीकरण है इसका, सामूहिक योजना। और नेक्स्ट, द्वितीय प्रकार का जो है वो सरल और बहुमुखी। सरल मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जिनको करने में एक ही काम होता है, जैसे मान लो आपको बाजार भेजा, पुस्तक खरीद के लाओ, एक ही काम दिया, बुक लानी है खरीद के। और बहुमुखी जिसमें अधिक काम करने होते हैं, जैसे मकान बनाना है। मकान बनवाने के लिए आपको पहले ज़मीन लेनी पड़ेगी, फिर उसका मैप बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए आप सामान तैयार करना पड़ेगा, क्या क्या सामान चाहिए, और आपको मिस्त्री का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब इतना सारा वो एक से अधिक काम आपको करने पड़ेंगे। पार्सल करना है तो पार्सल भी करना है, कैसे उसको बंद करेंगे, लिफाफे को आप पोस्ट ऑफिस तक ले जाएंगे, वहाँ पे कैसे रजिस्ट्री करवाएंगे, वो सारा। किसी जगह घूमने जाना जैसे, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट है जिनमें एक साथ कई विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। घूमने भी जा रहे हैं तो कई विषयों का, आपको भूगोल का, इतिहास का, आपको पैसे से संबंधित कैसे रख रखाव करना है, ये हर चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये बहुमुखी प्रोजेक्ट। बहुमुखी प्रोजेक्ट जो है, जैसे इसमें एक और आ सकता है, मान लो आप किसी तीर्थ स्थल पर या रमणीय स्थल पर घूमने गए हैं, जैसे आगरे का ताजमहल देखने गए मान लो आप, तो वहाँ पर जाने से आपको क्या क्या सीख मिलेगी, वो प्रोजेक्ट में आपके क्या क्या रहेगा। पहला रहेगा वार्तालाप की शिक्षा। वार्तालाप की शिक्षा कैसे कि प्रारंभ में बच्चे जो हैं प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं और उन्हें बातचीत करनी पड़ती है, वार्तालाप करना पड़ता है, तर्कसंगत ढंग से सोचने और निर्णय करने में अभ्यस्त हो जाते हैं। इससे वो कार्यक्रम को कई भागों में बांटकर छात्र अपने अपने कार्य को पूरा करते हैं, परंतु होता तब है जब एक दूसरे का सहयोग मिलता है, तो बच्चे सहयोग करना भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट, भाषा, लैंग्वेज,
प्रारंभ में वार्तालाप की चर्चा हो चुकी है, जो भाषा शिक्षा का एक अंग है। इस प्रकार प्रोजेक्ट प्रणाली में शिक्षण का आरंभ भाषा शिक्षा पद्धति से ही होता है, शिक्षा से ही होता है। इसके अतिरिक्त ताजमहल के विषय में अगर अनेक लेख और कविताओं को पढ़ाया जाता है, ताजमहल देखने के लिए रेलवे अधिकारियों से पत्र व्यवहार करवाने, ताजमहल का पर निबंध लिखने और घूमते समय जो डायरी भरने के लिए भी टीचर बोलता है, तो भाषा पर भी विशेष ध्यान। गणित, आने जाने के व्यय का हिसाब रखना, खाने पीने का जो भी आपका व्यय हुआ, लेखा जोखा रखने से संबंधित, ये सारा गणित में आता है। तो गणित की जानकारी होगी तो अच्छे से रख पाएंगे। इतिहास, हिस्ट्री, ताजमहल के विषय में अध्ययन करने के साथ उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या है कि शाहजहाँ मुमताज़ की याद में वो उसकी याद जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो। और इतिहास और मुगलकालीन कला के बारे में बताता है। साहित्य, सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस स्तर पर जितना ज्ञान देना आवश्यक होता है बच्चों को, उतना पढ़ने लिखने का सुझाव दिया जाता है। उसके बाद भूगोल की बात आ जाती है। मानचित्र पर आगरे की जो स्थिति है वो जानना, जलवायु वहाँ का कैसा, खान पान कैसा है, उद्योग धंधों के विषय में जानकारी ज्ञात करना, तो ये भूगोल से हमें ज्ञात हो जाता है। कला, ताजमहल देखकर बच्चे जो हैं वो ताजमहल का चित्र बनाने की इच्छा हो सकती है उनको, या कोई मंदिर आप देखने गए, और अध्यापक इसको क्या करेगा, जागृत करने का प्रयत्न करेगा। तो इस प्रकार जो कला की शिक्षा दी जाती है, और अन्य विषयों की शिक्षा भी इसमें दी जा सकती है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि ज़बरदस्ती खींचातानी करके प्रोजेक्ट को अस्वाभाविक नहीं बनाना चाहिए। जितना उचित हो उतनी जानकारी बच्चे को दी जाए उसकी कैपेसिटी और उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी के अनुसार। नेक्स्ट, किलपैट्रिक द्वारा प्रोजेक्टों का जो वर्गीकरण किया गया वो 4 भागों में। वो कौन कौन से? पहला, सृजनात्मक या रचनात्मक प्रोजेक्ट, द क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट जिसको बोलेंगे, या क्रिएटिव प्रोजेक्ट। इस वर्ग में उन्होंने उन प्रोजेक्टों को रखा जिनमें विचार और योजनाओं को मूर्त रूप देना, जैसे नाटक खेलना, ये आ गया पहला टाइप। दूसरा, रसास्वादन या आनंद के प्रोजेक्ट, द एप्रिसिएशन ऑफ एंजॉयमेंट प्रोजेक्ट्स। इस वर्ग में किलपैट्रिक ने उन प्रोजेक्टों को रखा जिसमें सौंदर्य अनुभूति को जागृत किया जा सकती है, जैसे कहानी सुनाना। नेक्स्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट। इस वर्ग में उन्होंने उन प्रोजेक्ट को रखा जिसमें किसी बौद्धिक कठिनाई को हल करने की समस्या उपस्थित की जाती है, जैसे वर्षा होने के कारणों का पता लगाना। नेक्स्ट, अभ्यास या विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट, द ड्रिल और स्पेसिफिक लर्निंग प्रोजेक्ट्स। इस वर्ग में उन्होंने उन प्रोजेक्टों को रखा जो किसी निश्चित सीमा तक ज्ञान अथवा कौशल प्रदान करने के लिए उपयुक्त हों, जैसे किसी निश्चित वस्तु को बनाना, तो इसमें प्रैक्टिस करना। कोई आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे दिया बनाने को, उसमें प्रैक्टिस कितनी कर सकते हैं आप। तो इसके 5 स्टेप्स रहते हैं। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो कौन कौन से 5 स्टेप हैं? परिस्थिति उपस्थित करना या उद्देश्य निर्धारण करना, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन और डिटरमाइनिंग द एम। योजना का निर्धारण किसी उद्देश्य पर निर्धारित होता है और उसी पर आधारित होना चाहिए। छात्रों की तुलना में अध्यापक में जो मैच्योरिटी है वो अधिक होती है, इसलिए योजना निर्धारण अध्यापक ने ही करना और छात्रों को उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उससे यह काम करवाना छात्रों से, और अधिक उत्तम होगा। या इसमें ध्यान क्या रखना है कि शिक्षक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिनमें छात्रों को उचित योजना चुनने में सहायता मिले। उनकी आवश्यकता, योग्यता, क्षमता, रुचियों का पूरा ध्यान होना चाहिए योजना बनाते समय। नेक्स्ट, योजना का चुनाव, चूजिंग अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कैसा चूज करना है? ऐसी योजना चूज करनी जिससे विद्यार्थियों की किसी वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति हो, शैक्षिक दृष्टिकोण की योजना सही हो, योजना के चुनाव में छात्रों का पूरा सहयोग हो। अध्यापक को छात्रों पर कोई योजना थोपनी नहीं है, और योजना का चुनाव करते समय कुछ सुझाव जो है वो, सजेशन जो है वो टीचर दे सकता है। अंतिम चुनाव तो छात्र के हाथ में ही होना चाहिए, और योजना का लक्ष्य समस्त कक्षा के लिए सामान्य हो, साथ साथ लक्ष्य सबको माननीय हो, सबको अच्छा लगे। नेक्स्ट, प्लानिंग, आयोजन। योजना के चुनने के बाद उसको पूरा करने का कार्यक्रम बनाना पड़ता है। तो इस कार्यक्रम में वे समस्त क्रियाएं आती हैं जो योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। इस काम के लिए भी छात्रों और अध्यापकों के बीच में वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक बालक को चर्चा में भाग लेने के लिए अप्रिशिएट किया जाए, उसको इनकरेज किया जाए। फिर इस योजना में भाग लेने के लिए भी उसको बूस्ट किया जाए, और सबकी सहमति से सारे कार्य का चुनाव हो। सारे कार्य जो है वो सबकी सहमति से होना चाहिए। तो अच्छे से प्लानिंग करनी है किसी भी काम की, कोई भी आप काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट, इसका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन।
आयोजन के बाद क्रियान्वयन का पद आता है, वो क्या? या पद जो है वो योजना की एक जान है। जो क्रियान्वयन है वो योजना की जान है। इस पद में छात्रों ने अपने अपने निश्चित कार्यों को संपादित करना होता है। क्रियान्वयन में के समय बहुत से छात्र उचित मार्गदर्शन न होने के कारण क्या करते हैं, बहुत सा समय ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। और अध्यापक को देखने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा कि कौन सा छात्र जो कार्य कर रहा है व्यर्थ की बातों में तो नहीं अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ये टीचर ने ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है उसका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या करेंगे हम, जो योजना हमने बनाई थी अंतिम सोपान है, इसका मूल्यांकन करना है। इस सोपान में इस बात पर विचार करना होता है कि जो लक्ष्य सामने रखे गए थे उनको कितनी मात्रा में प्राप्त कर लिया गया है। योजना के दौरान कहाँ कहाँ सफलता प्राप्त हुई और किन क्षेत्रों में असफलता का मुंह देखना पड़ा, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मूल्यांकन के समय सभी छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। अध्यापक भी कार्य की प्रगति के संबंध में अपनी सम्मति दे सकता है। मूल्यांकन एक प्रकार का आत्म विश्लेषण है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है ये। उसके बाद कार्य का लेखा जोखा, जो भी कार्य किया उसका पूरा रिटर्न वो आपने प्रूफ रखना है। और इसमें साथ में चेतावनी यही रहती है कि जो भी आपने कार्य किया उसमें भिन्न भिन्न जो प्रकार के क्रियाकलाप हुए, उस विद्यार्थियों के व्यवहार में कोई विशेष उपयुक्त परिवर्तन नहीं आया तो ये विधि जो है इसको फिर अवॉइड कर देना चाहिए। अदरवाइज़ ये सबसे बेस्ट विधि है। ये चेतावनी इसमें रहती है। कार्य का लेखा जोखा रखने के बाद थोड़ा प्रिकॉशन ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट इसके लाभ क्या है? एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। एक तो मनोवैज्ञानिक आधार विकसित होता है, डेवलपमेंट ऑन साइकोलॉजिकल बेसिस, क्योंकि इस पद्धति से सीखने के 3 नियम कौन कौन से? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, ये सारे लागू होते हैं। तो योजना के प्रति विद्यार्थी को जिज्ञासा होती है, इसलिए तत्परता का नियम लागू होता है। भिन्न भिन्न कार्यों का अभ्यास उसके द्वारा किया जाता है तो अभ्यास का नियम लागू होता है। योजना की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद बालक को संतोष मिलता है, इसलिए प्रभाव का नियम अपना काम दिखाता है। तो ये साइकोलॉजिकल बेसिस पे इसकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है अध्यापक का छात्रों पर हावी जो है वो ना होना। नो डोमिनेंस ऑफ टीचर ऑन द स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं, अपना तरफ से कुछ नहीं थोपते, कोई विचार नहीं थोपते। हाँ, उनको सजेशन दे सकते हैं, उनको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उनका जो समस्या का निदान वो कर सकते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों में अन्वेषक शक्ति का विकास, ह्यूरिस्टिक पावर, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक पावर। इसमें योजना विधि के क्रियान्वयन में छात्रों को अपने प्रयास से अनेक तथ्यों की खोज करनी होती है। तो ऐसा करते समय संबंधित प्रकरणों को समझने की हेल्प मिलती है, उनको समझने भी लग जाते हैं वो। नेक्स्ट है श्रम के महत्व का विकास। इसमें काम करने का बच्चों में आदत पड़ती है तो इसका इम्पोर्टेंस भी पता चलती है, जो श्रम की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट प्रजातंत्रीय भावना को बढ़ावा, एनकरेज क्या करना है आपने, डेमोक्रेटिक फीलिंग्स। योजना विधि का निर्माण करते समय सबकी जब सलाह ली जाती है, सभी के मत का आदर करना होता है, सबको अपने विचार व्यक्त करने की छूट होती है, सबको मिलजुल कर अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों के अनुसार कार्य करने की पूरी छूट होती है, तो ये प्रजातंत्रीय भावना को भी बढ़ावा देता है। उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, प्रत्येक बच्चे को आप अलग अलग से कार्य सौंपेंगे उसकी कैपेसिटी के अनुसार, और उसके उत्तरदायित्व जो है वो निश्चित करेंगे, वो निर्धारित कर देंगे आप उसकी जो लायबिलिटीज़ होंगी। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। मितव्ययिता नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमी। योजना विधि से क्या होता है कि मितव्ययिता होती है। ऐसा इसलिए कि समूहों में कार्य का बंटवारा बालकों की रुचि के अनुसार किया जाता है। ऐसा होने पर बालक दिए गए अपने कार्य को बड़ी तेजी से करता है। और नेक्स्ट जो है वो वास्तविक और प्रयोगी ज्ञान। वास्तविक और प्रयोगी ज्ञान कैसे? रियल एंड फंक्शनल नॉलेज कैसे? योजना द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वो वास्तविक, प्रयोगात्मक एवं प्रयोगी होता है। योजना का चुनाव करते समय सबसे पहले इस बात का जो ध्यान रखा जाता है कि छात्रों के दैनिक अनुभवों और आवश्यकताओं से संबंधित है कि नहीं है। इसलिए छात्र जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो नेचुरली है वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो इस प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परमानेंट होता है। और नेक्स्ट है उत्तम मूल्यांकन। योजना पद्धति का मूल्यांकन उत्तम होता है। यहाँ विद्यार्थी अपने कार्य का स्वयं ही मूल्यांकन कर लेते हैं, अपनी गलतियों का खुद ही पता चल जाता है उनको।
सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन सोशल एडजस्टमेंट। यह पद्धति बालकों में क्या करती है, सोशल एडजस्टमेंट की भावना उसका प्रशिक्षण देती है। साथ साथ काम करना, साथ एक दूसरे के साथ या छात्रों के वातावरण के मतलब उसमें आप अपने आप को एडजस्ट करना, डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, साथ में कार्य करना, तो इससे एक एडजस्टमेंट की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में सह संबंध। वो कैसे, कोरिलेशन इन करिकुलम मटेरियल। योजना विधि में सभी पाठ्य विषयों में सहसंबंध होता है, एक दूसरे से अलग अलग करके नहीं पढ़ाया जाता, ज्ञान पूर्ण रूप में एकीकृत होता है। नेक्स्ट जो है वो समस्या समाधान में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इट गिव्स ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इसका प्रशिक्षण उसे स्कूल में ही दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो स्कूल में ही दिया जाता है। योजना पद्धति समस्या समाधान के प्रशिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समस्या समाधान के लिए समस्या के प्रत्येक पहलू को समझना पड़ता है और उसको व्यवस्थित तरीके से हल करने की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट, अध्यापक को विद्यार्थी को समझने में सहायता मिलती है। काम के दौरान जो है वो टीचर पूरी तरह से जज करता रहता है बच्चों को, तो पूरा जज कर जाता है कि कौन सा बच्चा वर्कर है, कौन सा शर्कर है, कुछ इसमें दोष हैं, कुछ कमियां हैं, वो कौन कौन से हैं। अधिगम की गति जो है वो धीमी रहती है क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है, तो साधारणतः योजना को पूरा करने में 1 सप्ताह ही लग जाता है। तो कहाँ हमने भाषण विधि से 45 मिनट में ख़त्म कर देना था और कहाँ एक कार्य करने को पूरा हफ्ता लग रहा है, तो इसकी स्लो स्पीड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है गलत योजना का चयन। कई बार योजना गलत चयनित हो जाती है, उससे क्या होता है कि परिपक्व जो अध्यापक का जो अनुभव है और उसकी परिपक्वता, उसकी कमी के कारण योजना का चुनाव अगर ढंग से नहीं हुआ तो सारी जो जो कार्य किया आपने पूरा, उसका शक्ति, धन और समय, सब चीज़ों की बर्बादी हो जाती है। नेक्स्ट, समय और शक्ति का अपव्यय। योजना का चुनाव सही नहीं है तो कई बार इसका समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत शक्ति लगती है, बहुत से इसके ऊपर जो व्यय जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट, ज्ञान अव्यवस्थित। वो कैसे, नॉलेज अटेन्ड इज अनऑर्गेनाइज्ड। योजना विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्त व्यस्त तथा अव्यवस्थित होता है। भाषण विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विषय सामग्री को क्रम से व्यवस्थित करता है, वैसे प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आगे पीछे आप सीख रहे हैं कुछ, तो अब अस्त व्यस्त रहता है। नेक्स्ट, अध्यापकों पर अधिक भार। वो कैसे, अभी सिलेबस भी पूरा करना है, प्रोजेक्ट को भी बनाना है, प्रोजेक्ट को एक जो 45 मिनट में पीरियड ख़त्म, टॉपिक जो था ख़त्म करना था, कहाँ वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो रहा है, तो अध्यापकों के ऊपर इस चीज़ का भी बहुत भार जो है वो रहता है। और स्कूल कार्य का भी अव्यवस्थित होना, एक प्रोजेक्ट को ही करने में सारा दिन चला जाता है, तो बाकी जो कार्य हैं वो भी अव्यवस्थित हो जाते हैं, बाकी विषयों के ऊपर भी इसका जो है वो प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को पूरा करना कठिन हो जाता है। अगर एक ही टॉपिक को ख़त्म करने में 1 हफ्ता लग रहा है तो पूरा जो करिकुलम है आपको उसको वेल इन टाइम समाप्त करना है, तो उसको करना समाप्त करना भी कठिन हो जाता है। विद्यार्थी में गलत धारणाओं का जन्म हो जाता है कई बार। वो कैसे, जो कक्षा में निर्मित समस्याओं की तुलना जीवन की समस्याओं से नहीं की जा सकती। कक्षा की समस्याएं जो हैं वो सरल और सुगम होती हैं, प्रायः बालक आसानी से सुलझा लेता है, लेकिन गलत धारणा बैठ जाती है कि जीवन में भी ऐसी समस्याएं आएंगी जो जल्दी से सुलझ जाएंगी, तो वो कई बार क्या होता है कि आसानी से इसका समाधान तलाश नहीं हो पाता, जो वास्तविक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ से भी एक गलत धारणा जो है वो बच्चे के मन में जन्म लेती है। तो इसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, अध्यापक जो है मार्गदर्शक, सहयोगी और मित्र बनकर रहे, ना कि तानाशाह, और कक्षा में विद्यार्थियों की स्वतंत्रता बनाए रखने में पूर्ण सहयोग दे, और संकोच करने वाले या काम से जी चुराने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको व्यस्त रखे, ये अध्यापक की विशेष भूमिका रहती है इसमें। तो इसी के साथ आज मैं अपना टॉपिक समाप्त करती हूँ, प्रोजेक्ट विधि। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।